Hello students, welcome to our YouTube channel Veda Education Learn from Home. In previous video we study about the atomic size and then after next video we study about the assignment यानी कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो भी हमने देखा है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास. आज हमें क्या देखना है? एटम का मास देखना है. ओके सो तैयार हो जाओ, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम. वी नो दैट एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल, राइट? इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. वो बहुत स्मॉल रहता है, राइट? वो डायरेक्टली वी कैन नॉट सी डायरेक्टली थ्रू आवर नेक्ड आइज, राइट? यानी कि हम डायरेक्टली उसको देख नहीं पाते. वो बहुत 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 स्मॉल रहता है, राइट? सो वो हमने एटॉमिक साइज में देखा ही. ठीक है, तो उसका मास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? यस यस, इज इट इज पॉसिबल? सो नाउ सी है एटम, राइट? एटम में क्या होता है? हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था. क्या था? एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के बाहर एक यस, दैट मीन्स ऑर्बिट और शेल, राइट? और न्यूक्लियस में क्या क्या थे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स थे. एंड जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते थे वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे. एंड इलेक्ट्रॉन हैव निग्लिजिबल मास, ये हमें पता है. तो फिर एटम का मास यानी कि क्या होगा? यस, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, वो तो निग्लिजिबल हमने बोला, ठीक है. तो फिर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. एंड वी नो दैट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. सो अगर इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है तो एटम का मास यानी कि क्या रहेगा? दैट वन इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम. दिस वन इज करेक्ट, राइट ना? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मास वी से दैट वन इज निग्लिजिबल. हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल रहता है. तो फिर एटम का मास यानी कि क्या होगा? जो इसके न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसका मास यानी कि वही mass of that atom. So we can also say that mass of the atom is concentrated in its nucleus. हमेशा बोल सकते हैं ना कि एटम का मास जो है वो सब न्यूक्लियस में ही रहता है, राइट? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं. तो फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं मास ऑफ द एटम इज नथिंग बट द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Right, now see here, the mass of the atom is concentrated in its nucleus. Now see here, the mass of an atom is concentrated in its nucleus. In it कहाँ पे? न्यूक्लियस में. Due to the protons and neutrons. Okay, because electrons have negligible mass. Okay, now so we can say that total number in the atomic nucleus, atomic के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर होंगे उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक मास नंबर. दिस इज करेक्ट. ओके, नाउ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल टुगेदर दैट वी कॉल न्यूट्रॉन्स, राइट ना? न्यूक्लियॉन्स हम उसको बोलते हैं, हमें पता ही है, वो हमने पढ़ा ही है. नाउ सो हियर main point comes, atom is very tiny, then how do we determine its mass? Yes, this one is possible. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब आए थे 1974 में, राइट? वहाँ पर वो पॉसिबल था क्या डायरेक्टली मेजर करना? नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? यानी कि हम डायरेक्टली उसको मास मेजर कर सकते हैं. दिस वन इज पॉसिबल. बट एट द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी इज दैट वन इज पॉसिबल? 19th सेंचुरी में ये पॉसिबल था क्या कि डायरेक्टली एटम लो और उसका मास मेजर करो? इज दिस वन इज पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं था उस वक्त. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या क्या किया वो देखते हैं हम. ये देखो, साइंटिस्ट टू फेस दिस क्वेश्चन, राइट ना? बिकॉज एट दैट टाइम देर इज नो एनी instruments to measure that mass of atom, right? Now it was not possible for scientists in 19th century to measure the atomic mass accurately, right? So the most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोला था ना, एटॉमिक मास, ये कंसेप्ट आ गया था, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, हिम मींस व्हाट? डाल्टन के हिसाब से डाल्टन ने क्या बोला था कि ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. यानी कि हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक मास रहता ही है. जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है, ऐसे. ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ सी है, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन so well that scientists were promoted to measure the atomic mass of an atom. यानी कि उसके बाद जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, राइट? उसके हिसाब से क्या साइंटिस्ट प्रोमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, राइट? यानी कि उस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ही हमें उस एटॉमिक मासेस ऑफ एटम वो हमें मिले. जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कैसा रहता है? 1:8 रहता है. सो
दिस वन इज क्लियर नाउ. सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, वो कहा था वो H2 यानी कि वो वाटर कंपाउंड का था, राइट. कंपाउंड में से हमें उसको मासेस मिलते थे. पर सिंस डिटरमाइन द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम वाज ए रिलेटिव डिफिकल्ट टास्क, राइट. ये देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हमने क्या रेशो यानी कि एक कंपाउंड पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म होने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट का रेशो, राइट, वो फिक्स रहता है, वो हमने पढ़ा था. पर यहाँ पर वो हमने कंपाउंड का मास हम मेजर कर सकते हैं, पर सिंगल एटम्स इंडिविजुअल एटम्स का मास मेजर करना और डिफिकल्ट टास्क था ना, राइट. नाउ सो हियर न्यू कॉन्सेप्ट अराइजेस दैट रिलेटिव मास ऑफ एन एटम. कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट आ गया? रिलेटिव मास ऑफ एटम. यानी कि अगर आपको मास एटम एक सिंगल एटम का मास मेजर करना है तो आपको क्या करना होगा? उस एटम को दूसरे एटम के साथ दूसरे एटम के साथ कंपेयर करना होगा, तभी हमें उसको बोल सकते हैं रिलेटिव मास ऑफ एन एटम. ये न्यू कंसेप्ट आ गया है. ओके, ये भी मैं बाद में देखता हूँ. एक एग्जांपल हम डेली लाइफ में जो हम मार्केट में जाकर करते हैं वो भी हम देख लेंगे. ठीक है, नाउ सी है द रिलेटिव एटॉमिक मासेस वे डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड कंपाउंड फॉर्म. यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, दैट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस व्हिच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये दो लॉ से ये दो लॉ से हमें रिलेटिव मासेस मिल गए. ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जांपल. ठीक है, ये देखो, ये लॉ से हमें कैसे मिलते हैं वो एग्जांपल के साथ हम देखते हैं. नाउ सी हियर कार्बन मोनोऑक्साइड CO formed by carbon oxygen. Okay, it was observed experimentally 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form, yes, carbon monoxide. According to law of constant proportion, yes, क्या बोलता था लॉ? लॉ ये बोलता है कि अगर कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए तो उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट का रेशियो फिक्स रहता है. यानी कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होने के लिए कार्बन 3 रहेगा और ऑक्सीजन 4 रहेगा, तभी हमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होने वाला है. ठीक है, सो हियर, ठीक है. नाउ इसके बाद यानी कि ये हमें केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज करने के बाद हमें क्या मिला? कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स अ मास ऑफ ऑक्सीजन. इसमें करेक्ट ना? ये देखो ऑक्सीजन, राइट, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. CO कार्बन, ये देखो रेशियो देखो, कार्बन हमने कितने लिए? 3 लिए और ऑक्सीजन यस 4 लिए, राइट. सो हेयर कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर. दिस वन इज क्लियर. सो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो साइंटिस्ट निकालो, यस वे डिटरमाइन यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ यूज किया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 2 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, दिस वन इज क्लियर. आई थिंक दिस वन इज क्लियर ना. नाउ सो मैंने अभी बोला था ना कि मार्केट में हम एक डेली लाइफ का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट. मार्केट में जाकर हम अगर एप्पल आपको लेना है, ठीक है, आपको अगर एप्पल लेना है तो आप क्या करते हैं? डायरेक्टली पैन लेते हैं, राइट ना. वहाँ पर कितना लेना है आपको? 1 kg का लेना है तो आप 1 kg इस पैन में डालते हैं और एप्पल उसके हिसाब से हम डालते डालते रहते हैं. ठीक है, अगर वो बैलेंस हुआ तो आप क्या बोलते हैं कि इसका भी मास 1 kg है. करेक्ट. ओके, दिस वन इज क्लियर. नाउ सी है, अगर आपको 1 kg एप्पल चाहिए तो आप क्या करते हो? 1 kg का इस पैन में डालते हो. अभी हमने देखा, राइट, 1 kg. और इस 1 kg ये क्या है? ये यूनिफाइड है, राइट. यानी कि हम सारे कंट्रियों ने ये मान लिया है, राइट, यूनिफाइड है 1 kg. ये कैसा है? फिक्स है, यूनिफाइड है, सभी कंट्रीज ने उसको मान लिया है. ठीक है, कि वो एक्सेप्टेबल है. ठीक है, 1 kg, ठीक है, इसलिए 1 kg हमने डाला. अगर आपको 1 kg का एप्पल चाहिए तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर एक एप्पल डालने होंगे. अगर ये बैलेंस हुआ, ठीक से नो, अगर ये बैलेंस हुआ तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि दिस वन इज द मास ऑफ एप्पल. नाउ सी हियर, दिस वन इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, बिकॉज वी कंपेयर टू दिस 1 kg, राइट. ये जो एप्पल का हमने मास निकाला है वो कैसा है? रिलेटिव एटॉमिक मास. यस, एटॉमिक नहीं बोल सकते हम इसको, ये एटम्स नहीं. ठीक है, ये कैसा है? रिलेटिव मास है. ओके, दिस वन इज रिलेटिव मास. दिस वन इज क्लियर. क्योंकि हमने इस एप्पल का इसके साथ कंपेयर किया और उसके बाद हमें उसका मास मिला. सेम वैसे ही हमें यस एटम के मासेस निकालने हैं. ओके, नाउ सी हियर, इफ दिस वन इज पॉसिबल
अगर आपको इसका रिलेटिव मास निकालना है, इसका रिलेटिव मास करना है, तो हम 1 kg से कंपेयर कर सकते हैं? दिस वन इज पॉसिबल? आई थिंक नो ना, बिकॉज दिस वन इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस वन इज tiny, right? Very small, na? So its mass we cannot compare with this one. 1 kg से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया होगा? यस, साइंटिस्ट ने उस वक्त क्या किया होगा? आप भी जाओ 1974 में, यानी कि हमें 19वीं सेंचुरी में जाओ, आप भी एक साइंटिस्ट हो, ठीक है? आपको क्या करना है कि एटम का मास निकालना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप 1 kg से कंपेयर करेंगे उस वक्त। यस, दिस वन इज पॉसिबल। नो ना, बिकॉज इट्स बिकॉज एटम इज वेरी टाइनी ना। एटम कैसे रहता है? वेरी वेरी स्मॉल रहता है। सो वी कैन नॉट कंपेयर टू दिस वन, हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे आप? वही एटम लीजिए और एटम का एटम के साथ ही कंपेयर कीजिए, क्योंकि एटम कैसा रहता है? टाइनी पार्टिकल रहता है। हम एटम का एटम के साथ कंपेयर कर सकते हैं ना, तभी हमें उसका एक्यूरेटली मास मिल जाएगा ना। अगर आप एटम का एटम के साथ ही कंपेयर करेंगे तब आपको मास एक्यूरेट मिलेगा, राइट? सो हियर साइंटिस्ट ने क्या किया? न्यू कंसेप्ट आया ना रिलेटिव मास का, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक रेफरेंस एटम चूज कर लिया। A reference atom was required for expressing the relative mass of atom. Now see here. A reference atom was required for expressing the relative mass of atom. ठीक है? अगर आपको रिलेटिव मास ऑफ एटम चाहिए तो उसका एटम के साथ ही कंपेयर करना होगा, इसलिए कुछ ना कुछ एक रेफरेंस एटम लेना होगा, राइट? इसलिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले रेफरेंस एटम किसको चूज किया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को चूज किया। द हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट वाज इनिशियली चूजन एज रेफरेंस एटम। व्हाई दिस वाज चूजन? यस, ये सबसे पहले चूज क्यों किया? क्योंकि वो लाइटली है, उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, यानी कि हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, उसका ही मास ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, राइट? सो है द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज ओनली वन प्रोटॉन, राइट? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन रहता है, और हमने अभी बोला कि यस, मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन है, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट यस हाइड्रोजन, राइट? सो हेयर रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वन वी एक्सेप्टेड। ओके, हमने क्या किया? रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस, विच हैज ओनली वन प्रोटॉन, सो इट्स न्यूक्लियस वाज एक्सेप्टेड एज वन। यस, न्यूक्लियस वाज एक्सेप्टेड एज वन, उसका मास एक्सेप्ट किया कि वन है। ओके, दिस वन इज क्लियर। सबसे पहले रेफरेंस एटम चूज किया। रेफरेंस एटम कौन सा चूज किया? हाइड्रोजन चूज किया, क्योंकि वो लाइटली है। नाउ therefore the magnitude of relative atomic masses of various atoms become equal to their atomic mass number. So here relative atomic mass मतलब क्या है? कि mass of that proton and neutron, right ना? Now so let us how to express the relative mass of nitrogen atom having accepted the relative atomic mass of hydrogen as 1. अब हमें क्या करना है? नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है? नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। सो हेयर किसके साथ हमें कंपेयर करना है? हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है? हम वही लेते हैं एक एनिमेशन हमारा, इस एनिमेशन से आपको सबसे आसान रहेगा कि ये कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है? ए थ्योरेटिकल है, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल है। नाउ सी है, हमने क्या किया? हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो हियर वी हैव टू कंपेयर टू दिस वन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन हमने रेफरेंस एटम चूज किया हुआ है। नाउ सी हियर कितने हाइड्रोजन एटम लगने वाले हैं वो देखते हैं टू बैलेंस दिस वन। नाउ सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this one is 14, right? Now see here total 14 hydrogen atoms are required to balance this one. Okay, ये देखो नाइट्रोजन एटम कब बैलेंस हुआ? ये सब ये दोनों पेन कब बैलेंस हुए? जब हमने टोटल 14 हाइड्रोजन एटम ली। तब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि नाइट्रोजन एटम मास इज 14 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट? सो हियर द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। दिस वन इज क्लियर। सो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया है। सो द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14।
तो फिर नाइट्रोजन का रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम का हमने मास निकाला, कितना 14 आया, राइट। और एक सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ऐसे हमें करना है, क्या करना है, लेट अस सी हाउ टू एक्सप्रेस द रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हैविंग एक्सेप्टेड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एज 1। ओके, यानी कि यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन हमने 1 एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ हमने यानी कि हमें मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ना, तो फिर इसका हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, एक पेन में हमें ऑक्सीजन एटम डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हमें इसके साथ कंपेयर करना है। तो फिर सी है, कितने हाइड्रोजन एटम लगने वाले वो हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओह, नाउ सी है, टू बैलेंस दिस वन, ये बैलेंस होने के लिए हमें टोटल 16 हाइड्रोजन एटम लगे। टोटल कितने, 16 हाइड्रोजन एटम हमें लगे टू बैलेंस दिस वन। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम। दिस वन इज क्लियर। सो रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, relative mass of oxygen is 16, right? The relative mass of oxygen is 16। यही आने वाला है ना, क्योंकि हमें टोटल ये बैलेंस होने के लिए टोटल 16 हाइड्रोजन एटम लगे ना, तो फिर इसका रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16। यस, मैं रिलेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16। So this is how the relative atomic mass of various elements were determined। okay, यानी कि इसके हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि वेरियस एलिमेंट्स की हमने मास डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, राइट। सिंपली हमें इसके ऐसा कंपेयर करना है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करने के बाद हमें दूसरे एलिमेंट के मासेस मिल जाएंगे। सो ऐसा नहीं करना है, मैंने अभी पैन में कैसे डाला, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, पर साइंटिस्ट ने क्या किया था कि हाइड्रोजन के एटम के साथ कंपेयर किया था और उन्होंने दूसरे एलिमेंट के मासेस निकाले। ठीक है, नाउ सी है, ऑन दिस स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट केम आउट टू फ्रैक्शनल। ठीक है, अभी हमने कैसे निकाला, ऑक्सीजन का 16 लगा, पर इसी तरह जब हम दूसरे दूसरे एलिमेंट लेंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट लेंगे, तब उसके एटॉमिक मासेस कैसे आ रहे थे, फ्रैक्शनल आ रहे थे, राइट। यानी कि होल नंबर नहीं आ रहे थे, फ्रैक्शनल आ रहे थे। होल नंबर हमें पता है 0 1 2 3 ऐसा, ठीक है, तो फिर फ्रैक्शनल आ रहे थे, राइट। सो फिर ये फ्रैक्शनल आ रहे थे, इसके कारण उन्होंने रेफरेंस एटम बदल दिया। साइंटिस्ट ने क्या किया, रेफरेंस एटम बदल दिया, क्योंकि वो फ्रैक्शनल आ रहे थे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम चूज कर लिया पर वो फ्रैक्शनल आने लगे, इसलिए दूसरा एटम चूज किया। दूसरा कौन सा चूज किया, दूसरा रेफरेंस एटम उन्होंने ऑक्सीजन चूज कर लिया। ठीक है, so here scientists took 1/16 of mass of atom of naturally occurring oxygen। ठीक है, यानी कि नाउ सी हियर, ऑक्सीजन एटम रेफरेंस एटम चूज किया है, पर कौन सा, 1/16 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट जो रहेगा, 1/16 पार्ट जो रहेगा, वो रेफरेंस एटम चूज कर लिया। ओके, यानी कि ऑक्सीजन एटम है उसका 1/16 पार्ट का मास, यानी कि ये देखो, अगर ऑक्सीजन का 16 मास है, ठीक है, अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, ठीक है, अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, तो इसमें सा 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो जो मास रहेगा, वो मास हम कितना पता है, 1 ही रहेगा, राइट। वो जो मास रहेगा, यस, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन का मास रहेगा, वो हमने चूज कर लिया। ओके, दिस वन इज क्लियर। सो नाउ, ठीक है, नाउ सी है, साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन एटम चूज कर लिया। ऑक्सीजन ही क्यों चूज कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है एलिमेंट, वो दूसरों के साथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ वो क्या रिएक्ट करता है, इसलिए ऑक्सीजन चूज कर लिया। और दूसरा कारण क्या है कि ये जो एटॉमिक मासेस दूसरे एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करने के बाद हमें जो दूसरे एलिमेंट के मासेस मिलने वाले हैं, वो फ्रैक्शनल नहीं आ रहे थे, ठीक है, होल नंबर आ रहे थे, यानी कि 0 1 2 ऐसा, इसलिए ऑक्सीजन चूज कर लिया। फाइनली बट finally in 1961 universally accepted atomic mass unit, that is carbon 12 isotope। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन चूज कर लिया,
पर साइंटिस्ट ने 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप चूज कर लिया, क्योंकि ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो 98% प्रेजेंट है और वो सबके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए फाइनली कार्बन 12 आइसोटोप चूज कर लिया। आइसोटोप क्या है? दिस वन वी स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड और प्रीवियस स्टैंडर्ड, यस, सॉरी 8 या 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक। नाउ सी व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप? यस, आइसोटोप मीन्स same atomic number but different, yes, mass number, right? Same atomic number. Isotope means what? Yes, isotope. कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स रहते हैं, 12, 13, राइट, 14। नाउ सी है कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप मीन्स व्हाट? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, ओके, but different, but different मास नंबर। तो फिर डिफरेंट मास नंबर कब आ सकते हैं? ओके, यस, डिफरेंट मास नंबर कब आ सकते हैं? हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यस, इलेक्ट्रॉन्स आ गया, क्योंकि वही तो, इसलिए तो वो न्यूट्रॉन रहते हैं ना, न्यूट्रल रहते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पर डिफरेंट मास नंबर कब आएंगे? मास नंबर मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की वजह से ही ना डिफरेंट मास रहेगा, ठीक है। नाउ सी है, सो ये कार्बन 12 आइसोटोप्स चूज कर लिया, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया? कार्बन 12 आइसोटोप फाइनली चूज कर लिया टू मेजरिंग, यस, एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले, यस, एटम का मास मेजर करने के लिए दिस वन इज नॉट पॉसिबल ना, तो फिर एटम के साथ ही कंपेयर करना होगा। तो फिर साइंटिस्ट ने रेफरेंस एटम चूज कर लिया, कौन सा? हाइड्रोजन, क्योंकि वो लाइटली है और उसके पास एक ही प्रोटॉन रहता है, उसके मास हमें पता है और वो एक्सेप्ट कर लिया 1 है, ओके। तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन चूज कर लिया। ऑक्सीजन क्यों चूज कर लिया? क्योंकि हाइड्रोजन जब यूज करते थे तब वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए ऑक्सीजन चूज कर लिया। ऑक्सीजन चूज करने की वजह से वो डिफरेंट मासेस वो फ्रैक्शनल नहीं आ रहे थे, होल नंबर्स आ रहे थे। और दूसरा कि वो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, यस, रिएक्ट करता है, इसलिए ऑक्सीजन चूज कर लिया। बट फाइनली 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप चूज कर लिया, क्योंकि यस, दैट वन इज 98% प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, राइट। 98% वो रहता है इसलिए, और वो सबके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए फाइनली साइंटिस्ट ने कार्बन 12 आइसोटोप रेफरेंस एटम चूज कर लिया, ठीक है। सो इन दिस स्केल द रिलेटिव मास ए कार्बन एटम वाज एक्सेप्टेड एज 12। रिलेटिव मास कार्बन एटम कितना? 12 चूज कर लिया, ओके। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 के साथ हमने कंपेयर करने के बाद हमें डिफरेंट एलिमेंट के मासेस मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। नाउ सी हियर, इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम, ओके। इमेजिन फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट। अब क्या करेंगे हम? जो फ्रूट सेलर है वो क्या कर रहा है कि उसको जो फ्रूट्स बेचने हैं वो स्टैंडर्ड वेट यूज नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि जो हमने 1 kg का लिया था वो स्टैंडर्ड यूनिफाइड था, वो उस फ्रूट सेलर वो यूज नहीं कर रहा, ठीक है। ही टेक्स ए वाटरमेलन, ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज ए मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। यानी कि जो वाटरमेलन उसने लिया है उसका मास उसने क्या कहा है कि 12 यूनिट का है, ठीक है, 12 यूनिट का है। तो फिर 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट हम उसको बोल सकते हैं, ओके। जिसमें इसलिए क्या किया? फ्रूट सेलर को फ्रूट्स बेचने हैं पर विदाउट एनी स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ सी हियर, ही टेक्स वाटरमेलन एंड ही सेज दिस हैज ए मास इक्वल टू 12 यूनिट। यानी कि इसका मास, जो वाटरमेलन है उसका मास कितना है? 12 यूनिट वो बोल रहा है। यानी कि 12 वाटरमेलन हम ऐसे बोल सकते हैं, और 12 फ्रूट मास यूनिट, FMU, 12 फ्रूट मास यूनिट इसका वाटरमेलन का। नाउ सी हियर, ही मेक्स 12 इक्वल पीस ऑफ वाटरमेलन। उसने क्या किया? इसके 12 पार्ट्स इक्वल किए, इक्वली 12 पार्ट्स उसने कर लिए, ठीक है। नाउ सी हियर, he finds the mass of each fruit he is selling relate to the mass of one piece of watermelon। तो फिर उसने क्या देखा कि वो जो he finds the mass of each fruit he is selling related to the mass of one piece of watermelon। यानी कि उसने जो 12 पार्ट किए थे, 12 इक्वल पार्ट किए थे, 12 इक्वल पार्ट किया, यानी कि उसका मतलब क्या है कि यस,
एक पार्ट का मास 1 यूनिट है, राइट, क्योंकि इसका 12 यूनिट है ना, तो फिर हम उसका 12 इक्वल पार्ट करेंगे, यानी कि एक पीस का मास कितना होगा, 1 यूनिट। सो हेयर ही टुक 1 पीस ऑफ दिस वाटरमेलन, एक पीस लिया और एक पैन में डाला, और उसके साथ यानी कि इसके साथ उसने कंपेयर किया। इसका मास हमें क्या पता है कितना है, 1 यूनिट है, राइट, 1 यूनिट है ना, क्योंकि इसका 12 पार्ट है, 1/12 पार्ट होगा, राइट, 1/12 पार्ट ऑफ दिस वाटरमेलन। नाउ सी है, इसके साथ उसने कंपेयर किया, और जितने भी यहाँ पर फ्रूट्स होंगे, यानी कि वो समझो उसको क्या एप्पल बेचने हैं, ठीक है, तो फिर उसको इस पैन में वो डालेगा और इस 1 पीस के साथ कंपेयर करेगा, उसके पास यस इसका मास आ जाएगा, रिलेटिव मास, उसके क्या बोलेंगे हम, फ्रूट मास यूनिट। नाउ ही सेज हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, FMU, राइट ना, क्योंकि वो उसके साथ कंपेयर इसके साथ कंपेयर करें ना, फ्रूट मास यूनिट। ओके, दिस वन इज क्लियर। वैसे ही हमने क्या किया है, वैसे ही यानी कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, ये जो है वैसे ही कार्बन का किया है, ये देखो। Similarly, the relative atomic mass of that atom of an element is defined as average mass of the atom as compared to 1/12 mass of one carbon 12 atom, right? यानी कि जो हम हाइड्रोजन एटम चूज किया था सबसे पहले, वैसा ही कार्बन एटम हम चूज करने वाले हैं, पर कौन सा, 1/12 पार्ट ऑफ दैट कार्बन। हमें पता है कार्बन का मास कितना है, टोटल 12 है, उसका 1/12 पार्ट, राइट, यानी कि ये समझो, दिस वन इज नॉट, ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि एटम इज टाइनी पार्टिकल एंड वी कैन नॉट डिवाइड, हमें ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, पर ये थ्योरेटिकल है, हम क्या करेंगे, इसको 12 पार्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे 12 पार्ट कर लिए, उसमें सा एक पीस हमने निकाला, ठीक है, 1/12 पार्ट निकाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है। नाउ सी है, एक पार्ट हमने निकाला 1/12 पार्ट, ये क्या है, कार्बन का 1/12 पार्ट, ओके, एक पैन में डाला, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का मास निकालना है, ठीक है। नाउ सी है हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस हो गया, राइट, दिस वन इज बैलेंस। सो वी कैन से ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम मास इज इक्वल टू, यस दिस वन मास ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम, राइट, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू कार्बन एटम, जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ओके, यानी कि हम हाइड्रोजन एटम का 1 पीस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट, तो फिर कितना आएगा उसका, 1 आने वाला है, वही तो, इसलिए तो वो बैलेंस हो गया है ना। हमने अभी बोला कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम हमने एक पैन में डाला, ठीक है, और एक हाइड्रोजन एटम दूसरे पैन में डाला, तो वो दोनों बैलेंस हो गए, दोनों कैसे बैलेंस हो गए, यानी कि यस 1, यानी कि हाइड्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आएगा, 1 आने वाला है, राइट। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 mass of one atom of carbon 12. This one is clear. Now see here, atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 mass of one atom of carbon 12. Okay, यानी कि one atomic mass unit is equal to 1/12 is equal to 1/12 part of mass of one atom of carbon 12, यानी कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, दिस वन इज क्लियर। इसके हमने अभी हाइड्रोजन का निकाला, उसके हिसाब से हमें ये मिला कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये जो है हम बोल रहे हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट है जो, वो क्या है कि वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का है, ठीक है। दिस वन इज, आई थिंक दिस वन इज क्लियर। नाउ सी है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव टू बी फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि ये जो उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मासेस के डिफरेंट एलिमेंट के जो मासेस हम निकाल रहे हैं वो कब मिलेगा हम, यानी कि हम उसका यस कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर करने के बाद हमें उसके मासेस मिल जाएंगे। सो नाउ सी हियर, दिस वन इज द टेबल ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। टोटल यहाँ पर 20 एलिमेंट दिए हुए हैं, ओके, टेबल हम आपको रिमेंबर करना होगा, इसलिए भी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा वो, पर आप ये देखिए, उसके पहले हमें 20 एलिमेंट को आपको, यस 20 एलिमेंट आपको याद रखना ही है, यानी कि एटॉमिक नंबर और उसके एलिमेंट्स। तो फिर इसके लिए मेरा एक ट्रिक है, मैं जो यूज़ करता हूँ, आप भी कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक कीजिए कि आप भी वो यूज़ करिए और आप ये 20 एलिमेंट यस रिमेंबर कीजिए। ओके, नाउ सी है, सो फॉर दिस हाइड्रोजन मैं कैसे याद करता हूँ, ये देखो, ह हे
ली बे बक नॉफ नॉफ यफ ने ना मग mg मग आल सी फॉस फॉस यानी कि यहां पर यस भी आएगा, ठीक है। क्लो फॉस क्लो अर्गॉन का स्कॉर्पियो दी वंडर कार में बैठने को ऐसा मैंने स्टार्ट किया, यानी कि इसके इसके पास भी 11 12 13 के एलिमेंट की मुझे पता है, यानी कि मैंने ऐसे याद कर लिया स्कॉर्पियो दी वंडर कार में फेंकने को आया, ऐसा मैंने एक तैयार किया है, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो फिर 20 एलिमेंट को कम से कम 20 एलिमेंट के आपको पता होना चाहिए, तो फिर इसलिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप भी खुद कौन सा एक ट्रिक यूज़ कीजिए और 20 एलिमेंट वो याद रखिए, ठीक है। ये देखो, मैं आप बोल रहे हैं आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर ये नहीं क्यों डाला, राइट। ये नहीं मतलब सोडियम, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे डाला है, ठीक है। नाउ सी है ये 20 एलिमेंट आप ऐसे याद रखो। अब ये देखो, ठीक है, ये मैं रफ करता हूँ। नाउ आपको इसके एटॉमिक मासेस भी याद रखने हैं, ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक है। नाउ सी है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, वो आप इसलिए सबसे पहले वो याद रखिए। एक्सेप्शनल केस कौन से हैं? यस, दिस वन इज 4 7 17 and 18. There are total, yes, and this one is 1 also. तो there are total 5 exceptional cases. Okay, हम ये 5 exceptional cases है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फिर एटॉमिक नंबर अगर इवन हो, एटॉमिक नंबर अगर कैसे इवन हो, तो फिर कौन सा ट्रिक यूज करना है हमें? यस, एटॉमिक नंबर अगर इवन हो तो फिर हमें 2n ये यूज करना है। ओके, n मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। ओके ओके, नाउ सी है, बट ये एन कैसा इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2। यस, 4 नहीं यूज कर सकता हम उसको, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है। 6 इंटू 2, नाउ सी है। सबसे पहले हेलियम का देखते हैं, उसका कितना 2 है, 2 इंटू 2 4, राइट। 4 एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। सो 6 पर आ जाइए, इवन नंबर 6 इंटू 2 12 आ गया। फिर से यस, 9 इवन है, 8 इवन है, ठीक है। 8 इंटू 2 16 आ गया। 10 इंटू 2 20, 12 इंटू 2 24, यस। 14 इंटू 2 28, राइट। 16 इंटू 2 32, ये नहीं एक्सेप्शनल केस है। सो 20 इंटू 2 40, आगे इवन का आ गया। अब एटॉमिक नंबर ऑड हो तो फिर क्या करना होगा? तो फिर यहाँ पर 2n प्लस 1 ये यूज करना है। तो फिर n मतलब ऑड नंबर, 1 को एक्सेप्शनल केस है, 3 डालो। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, लिथियम आ गया। तो फिर उसके बाद 5 इंटू 2, यस 10 प्लस 1 11, बोरॉन का आ गया 11। ओके ना, इजी है ट्रिक। नाउ नेक्स्ट 8 8 नहीं 9 ऑड नंबर है। 9 इंटू 2, यस 18 प्लस 1 19 आ गया 19 हमारा। यस 11 22 प्लस 1 23, सोडियम का 23 आ गया। 13 का सेम, 13 इंटू 2 26, तो फिर प्लस 1 27 आ गया। 15 का 31 आ गया 31। ओके, दिस वन इज एक्सेप्शनल केस। सो 19 इंटू 2 38 प्लस 1 39। ओके, यानी कि दो जो रूल है, ऑड इवन नंबर के लिए 2n करना है, ऑड नंबर के लिए 2n प्लस 1 करना है। अब एक्सेप्शनल केसेस देखो, ये आपको याद ही रखना है, वो आप ही याद रखो कैसे करना है, ठीक है। सो हियर कैल्शियम कैल्शियम एंड ऑर्गन का सेम है, यानी कि 18 एंड 20 के जो लिमिट है ऑर्गन एंड कैल्शियम, उसका एटॉमिक मास कैसा है 14 ही है। यानी कि ये देखो, ये कैसा है सेम ही रहेगा। ओके, दिस वन इज क्लियर, ये सेम ही रहेगा। क्लोरीन का आप याद रखो 35.5, 17 एटॉमिक नंबर का क्लोरीन का 35.5 ही रहता है। नाउ सी है, हाइड्रोजन का 1 ही रहता है, यस एटॉमिक मास 1 ही रहता है, वो आपको याद रहता है रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये देखो, ये जो केस है, ये जो केस है ये एक्सचेंज करो, यानी कि जो इवन है उसको ऑड के फॉर्मूला में डालो। कितना आएगा 8, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 आ गया। ओके, और जो नाइट्रोजन का है 4 एंड 7 के 7 इवन के फॉर्मूले में डालो, कितना आएगा 7 टू 14, सो हियर 14 कम्स। ओके, ऐसे आप एटॉमिक
यस एटॉमिक मास का टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे याद रखो, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक बनाओ कि वो एटॉमिक मासेस हो या एलिमेंट हो, वो आपको याद रख पाए। ठीक है, तो फिर नाउ सी है, टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड्स फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली। आजकल हमें यानी कि 19th सेंचुरी में जो प्रॉब्लम आ रहे थे कि हम डायरेक्टली उसके मासेस, एटम के मासेस मेजर नहीं पा रहे थे, मेजर नहीं कर सकते थे ना। पर अभी अभी इसके वक्त टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी से हम नए नए यस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए कि डायरेक्टली हम सिंगल एटम का मास भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो फिर है इंस्टेड ऑफ, तो फिर रिलेटिव मास की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली वो इंस्ट्रूमेंट ही है कि इसके हिसाब से हम डायरेक्टली मास निकाल सकते हैं। तो फिर रिलेटिव मास एक कंसेप्ट हमें यूज़ नहीं करना है। अब कौन सा हम यूज़ करते हैं? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड एज ए यूनिट एटॉमिक मास। आज के वक्त हम रिलेटिव मास नहीं यूज करते, कौन सा यूज करते हैं? डायरेक्टली यूनिफाइड मास, यानी कि वो यूनिफाइड ही किया है, सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट ही किया है, यूनिफाइड मास है। ठीक है, सो डाल्टन ने स्टार्ट किया था ना इसको, तो इसलिए इसका नाम दिए है डाल्टन, और वो सिंबल यू से दर्शाता है। ठीक है, इज डिनोटेड बाय यू, स्मॉल यू। नाउ 1 U इज इक्वल टू 1.66, यानी कि एक यू कितना आएगा? 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में कितना आएगा? 1.6605, इतना ही याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, 65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ग्राम में आएगा। ओके, ऐसे आप वैल्यू कर सकते हैं। तो फिर आज हमने क्या देखा? एटॉमिक मास। थोड़ी समराइज करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास देखा, हमें पता है एटम के अंदर शेष प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स उसके घूमते हैं वो क्या निग्लिजिबल मास में रहता है। तो फिर एटम का मास सभी जो होता है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का जो मास रहेगा वही एटम का मास रहेगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो फिर मास ऑफ दैट एटम इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। दिस वन इज क्लियर, ये हमने देखा। फिर उसके बाद यस एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल ना, ये जो बहुत बहुत स्मॉल है, वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते एक सिंगल एटम का मास। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट को डिफिकल्टी आ रही थी 19th सेंचुरी में। पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, यानी कि उसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ, तो फिर उसका यूज़ करके साइंटिस्ट ने क्या किया? एटम के मास निकालने स्टार्ट कर दिए। पर इसलिए इसके लिए उनको न्यू कंसेप्ट लाना पड़ा। वो कौन सा? रिलेटिव मास का, राइट। क्योंकि एटम को हम डायरेक्टली किसके साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इसके हमने इसलिए एप्पल लिए थे। एप्पल का कंपेयर हम किसके साथ? वो 1 kg, वो यूनिफाइड है, अभी के लिए वो है। ठीक है, यूनिफाइड है, उसके साथ कंपेयर करते थे। वैसे ही सेम साइंटिस्ट ने क्या किया था उस वक्त 19th सेंचुरी में? एटम का एटम के साथ ही कंपेयर किया, क्योंकि एटम इज़ वेरी टाइनी पार्टिकल। तो फिर इसका दूसरों के साथ हमने कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए साइंटिस्ट को लगा कि यस एटम का एटम के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वो कर लिया। तो फिर उन्होंने इसके लिए रेफरेंस एटम हाइड्रोजन एटम चूज कर लिया। हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि वो लाइटली होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे लाइटली होता है, उसके पास एक प्रोटॉन ही रहता है, यानी कि मास ऑफ द हाइड्रोजन इज नथिंग बट द मास ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट हाइड्रोजन एटम। ओके, दिस वन इज क्लियर। और उसका हाइड्रोजन का मास हमने 1 ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का मास साइंटिस्ट ने 1 एज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर ऐसे ही मास निकालते हुए हमने नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल लिया, और उसके साथ एटम के यस ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने के बाद हमें उसके मासेस मिले। ठीक है, ऐसा ही हमने किया था। ओके, पर कुछ एलिमेंट के मासेस, जो रिलेटिव मासेस आ रहे थे, वो फ्रैक्शनल आ रहे थे। फ्रैक्शनल आ रहे थे ना, तो फिर ये ड्रॉबैक आ गया। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि फ्रैक्शन आने के कारण वो दूसरा उन्होंने एटम एलिमेंट चूज कर लिया। कौन सा? ऑक्सीजन चूज कर लिया। ऑक्सीजन ही क्यों चूज कर लिया? क्योंकि जो कंपेयर करने के बाद वो मासेस फ्रैक्शनल नहीं आ रहे थे, यानी कि होल नंबर आए थे, जैसे कि 0 1 2 ऐसा। ठीक है, तो फिर सेकंड कौन सा? सेकंड ये कि एस, क्योंकि वो सबके साथ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। पर इन 1961 में साइंटिस्ट ने फाइनली कार्बन 12 आइसोटोप एज ए रेफरेंस आइटम चूज कर लिया। वही क्यों चूज कर लिया? क्योंकि वो 98% प्रेजेंट रहता है और वो सबके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए वो फाइनली रेफरेंस आइटम चूज कर लिया, कार्बन 12 आइसोटोप। और उसमें से हमने क्या देखा कि उसका कार्बन 12 आइसोटोप जो है, उसका 1/12 पार्ट का मास जो है वो हाइड्रोजन का है,
यानी कि 1 atomic mass unit is nothing but the 1/12 part mass of that carbon 12 isotope. ये भी हमने देखा. ओके, ये भी हमने देखा. उसके बाद हमने यस एक टेबल ले लिया एटॉमिक मास 20 एलिमेंट तक. यस, इसलिए हमने ट्रिक भी डाला. क्या कि सबके पास वो ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि वो 20 एलिमेंट, कम से कम 20 एलिमेंट आपको ध्यान में रखना है. तो फिर उसके लिए आपको एटॉमिक मास भी याद रखने होंगे. उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक दी है, वो भी आप यूज़ कर लिए. ठीक है, वो ट्रिक कीजिए, आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है ना. ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि अभी के लिए, अभी यानी कि नाउ डेज इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू इंस्ट्रूमेंट आ गए कि डायरेक्टली हम सिंगल एटम का मास देख सकते हैं. ओके, तो फिर उसको यूनिफाइड मास दे दिया. सबसे पहले डाल्टन इसकी शुरुआत की थी, स्टार्ट की थी ना, तो फिर उसको यूनिट को डाल्टन नाम दे दिया, उसको सिंबल यू दे दिया. और 1 U इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg. ये वैल्यू हमें याद रखना है. ठीक है, तो फिर आज हमने इतना स्टडी किया है. इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये जो भी है वो आप रिकॉल कीजिए, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप उसको एनालिसिस कीजिए. ठीक है, हर वक्त आज भी मैंने वीडियो डाल के आज ही उसका एनालिसिस कीजिए. आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या न्यू कंसेप्ट आया है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये सब आप उसका एनालिसिस कीजिए और स्टडी करते रहिए. ठीक है, चलो अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय.